अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर लर्नर्स। आज हम बात करेंगे 4 फरवरी एग्ज़ाम के सिनारियो के हवाले से और उसका जो क्लोजिंग इंटरव्यू है उसमें जो जो क्वेश्चंस आने हैं तो स्टूडेंट्स को कंप्लीट गाइडेंस देंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट मस्ट है निबोश की जानिब से। आपने लाजमन ही ये क्लोजिंग इंटरव्यू कंप्लीट करनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है, तो उस हवाले से ये कि आपने अपना पेपर अच्छी तरीके से किया होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक ऑलरेडी सॉल्व पेपर है स्टूडेंट का जो भी है, तो वो मैं आपको ओपन करके दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं इसमें ऑल क्वेश्चंस है। तो क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से सबसे पहले मैं आपको उसका तरीक़ेकार बताता हूँ कि एग्ज़ामिनर आपको एक लिंक वगैरह शेयर करेगा, चाहे वो जूम लिंक हो या फिर गूगल मीट पे हो, आपकी इंटरव्यू होगी क्लोजिंग इंटरव्यू। तो उसके बाद जो है ना आपने अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह जो भी रख सकते हैं। मेनली आपका आईडी कार्ड ही होगा, CNAC कार्ड या फिर जो भी आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वही चेक होगा। तो सबसे पहले इंटरव्यूअर जो है ना आपसे अपनी इंट्रोडक्शन के बारे में पूछेगा। जब आप जूम लिंक ज्वाइन करेंगे, तरीक़ेकार आपको पता होगा, उस डिटेल में नहीं जाते हम। तो ये है कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, अपना रूम 360 पे दिखाना होगा बैक कैमरा से जो है ना इंटरव्यूअर को। उसके बाद पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन चेक होगी, रूम चेक होगा, आपके साथ कोई स्टडी मटेरियल ना हो और रूम में कोई आपके साथ दूसरा बंदा भी ना हो। तो ये उनको कंफर्म करना है। आप अपना 360 पे उनको रूम दिखाएंगे, अपना आईडी का चेक कराएंगे बैक कैमरा से, और साथ में जो है ना फिर आपने फ्रंट कैम पे करके मोबाइल के जो है ना आप लैपटॉप से मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना आपसे 3 क्वेश्चंस जो है ना पूछेंगे। मेनली जो है ना आपसे 3 क्वेश्चन ही पूछते हैं, यानी आपके जो आपका जो पेपर है उसमें ऑलमोस्ट जो है ना वो ये आप देख सकते हैं एक पेपर है, इसमें ऑलमोस्ट जो है ना ये 9 टास्क है। तो 9 टास्क में से जो है ना आपसे पूछेंगे 6 टास्क में से आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस, वो भी 3। यानी मैं आपको बताता चलूँ, इस साइड पे जो ना आप देख सकते हैं कि किस किस टास्क में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं पहले 2 टास्क जो है ना वो एक्सक्लूडेड है, उसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है ना इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो 3 साथ में 4 ये देख सकते हैं, 5 6 7 और 8, ये 6 क्वेश्चन है 3 से लेकर 8 तक। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा, आपने आंसर देना होगा एग्जैक्टली जैसा मैं आपको बता रहा हूँ तरीक़ेकार, उसी के मुताबिक। और इन 6 क्वेश्चन 3 से लेकर 8 टास्क जो है, इनमें से 3 में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियरली ये बात क्लियर कर लो कि 6 में से आपसे 3 टास्क में से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 3 से लेकर टास्क 3 से लेकर टास्क 8 तक। इन्हीं में से आपसे जो भी, फॉर एग्जांपल 3 से भी आपसे पूछ सकते हैं, 4 से, 5 से, 6, 7 और 8 में से, इनमें से 3 उठाएंगे टास्क, उसमें से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं टास्क 3 की तरफ। जैसे आपको पता है सिनारियो आपने रीड किया होगा, क्वेश्चन पेपर देखा होगा। टास्क 3 में से जो है ना वो आपने लिखा था कुछ यूं के सबसे पहले पूछा ये गया था, सपोर्टिंग इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट्स। तो कमेंट ऑन व्हाट द HSM हैड डन टू सपोर्ट इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट। के सिनारी के अंदर जो प्रिसिजन फैन एक कंपनी थी जो फैंस बनाती थी, तो उसके अंदर इंटरनल ऑडिट के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर जो था HSM, उसने क्या किया था। तो इस हवाले से आपने जो आंसर लिखा होगा, मैं एग्जांपल के तौर पर ये स्टूडेंट का जो है ना ये सपोर्टिंग इंटरनल, ये जो है ना आप देख रहे हैं ये दिस वन, ठीक है, ये आंसर है स्टूडेंट का, ठीक है। यहाँ से आपने अपने अपने आंसर के मुताबिक जो है ना जो चीज़ आपने लिखी है
फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपसे टास्क 3 में पूछा गया था कि आपने HSM के जो इंटरनल ऑडिट उसमें जो उसने सपोर्टिंग रोल अदा किया था, तो आपने इसका आंसर लिखा था, ठीक है। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा 2 ऑफ द आंसर्स यू गिव वर। तो सबसे पहले इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपका पेपर उनके पास ऑलरेडी होगा कि आपने जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं, अभी ये 2 पॉइंट जो है ना एग्जैक्टली ये नहीं होंगे जो फॉर एग्जांपल ये है, नहीं, ये आपने जो अपने पेपर में लिखा है, फॉर एग्जांपल इसमें से कितने टास्क हैं, ओवरऑल 16 जो है ना पॉइंट्स हैं, सॉरी टास्क नहीं, तो टास्क 3 के अंदर इसका जो आंसर लिखा है, किसी ने 10 लिखे होंगे, 12 लिखे होंगे, 13, 14, 15 जो भी है, तो ये 15-16 पॉइंट में से जो जो आपने पॉइंट लिखे हैं, चाहे जितने भी लिखे हैं, ठीक है, उनमें से आपके 2 पॉइंट्स उठाए जाएंगे, जो 2 पॉइंट आपने लिखे हैं। तो इंटरव्यूअर आपको कहेगा कि आपने अपने टास्क 3 के आंसर में मैनी पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो आपके 2 पॉइंट्स आपको पढ़ के सुनाएगा कि ये पॉइंट भी आपने लिखा था, ये पॉइंट भी आपने लिखा था। तो फिर वो 2 पॉइंट आपको बताएगा, आपके पेपर से लेके यहाँ पे एग्जैक्ट इसी तरह नहीं होगा, जैसे ऐसा ना हो कि आप इस पे चले जाए कि ये पॉइंट आप याद करें, नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आपके अपने आंसर्स शीट के मुताबिक आपसे जो है ना पूछा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट 2 पॉइंट ये लिखे हैं, तो फिर आपको ये पॉइंट जो है ना वो उठा के दे देगा, ठीक है। ये भी देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट, ये किसी और स्टूडेंट का है, ये किसी और का है। तो आपसे एक क्वेश्चन इंटरव्यूअर ये कहेगा कि आपने 2 पॉइंट्स ये लिखे हैं, वाई डिड यू थिंक दीज आंसर्स वर सूटेबल, कि आपको क्यों लगता है, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि ये पॉइंट जो आपने लिखे हैं वो सूटेबल है। तो यू कैन सी आपने एक पॉइंट ये लिखा है और आपने दूसरा पॉइंट ये लिखा है, ठीक है। तो आप अपने पेपर में आपने जो पॉइंट लिखे, इंटरव्यूअर आपके ये 2 पॉइंट भी उठा सकता है, आपको बता सकता है ये 2 पॉइंट्स, जो भी उसका दिल चाहेगा ना, आपने तैयारी की होगी, आपने अपना पूरा जो है ना आंसर तैयार करना है, वो कोई भी 2 पॉइंट्स इस आपके अपने पेपर के टास्क 3 में से कोई भी 2 पॉइंट जो है ना वो उठा सकते हैं। उसी में आपको बताएंगे कि पहला पॉइंट फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा था और दूसरा पॉइंट जो है ना आपने ये लिखा था, इनमें से जो भी है। तो आपको अभी आंसर कैसे देना है, तो सबसे पहले आपको पॉइंट कंप्लीट सुनाया जाएगा कि द सिनेरियो शोज दैट द HSM वैल्यूज इंटरनल ऑडिट्स डिस्क्राइबिंग देम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेसेस ऑफ द ISO सर्टिफाइड सिस्टम व्हिच डेमोन्स्ट्रेट्स स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमिटमेंट टू द ऑडिट प्रोसेस। कि सबसे पहले उन्होंने ये करार दिया कि अपना इंटरनल ऑडिट को उन्होंने ये सबसे जो है ना अच्छी कामयाबी, अजीम कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी उन्होंने बयान की है कि ये हमारी एक सबसे बड़ी कामयाबी है, ISO सर्टिफाइड सिस्टम है हमारा, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमारे इंटरनल ऑडिट्स होते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने लिखा था। अभी आपने इसको डिफाइन कैसे करना है कि हाँ जैसे कि आपने इसका आंसर कैसे देना है, ठीक है। आपने कहना है कि यानी आपने ये जो पॉइंट लिखा है ना वो आपसे कहेगा ये क्यों ज़रूरी है, आपने इसको डिफाइन करना है कि हाँ इन द सिनेरियो द HSM strictly stresses on health and safety audits inside the like internal audits, which is a good approach. And then I noted in the scenario this plays a vital roles in the health and safety management system of a company. That's why I mentioned this point कि मैंने देखा कि वहाँ पे इंटरनल ऑडिट्स हो रहे थे, उसका ये फ़ायदा है कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पे ऐसे असरात जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी वजह से मैंने ये पॉइंट लिखा। आपने इसी तरह इंटरव्यूअर को डिफेंड करके जो है ना अपना आंसर डिफेंड करना है। मकसद ये है कि जो चीज़ आपने लिखी है वो आपकी है, किसी और ने आपके लिए लिखी है, ठीक है। तो इसी वजह से आपने क्या करना है। इसी तरह सेकंड पॉइंट अगर आपको दिया गया है कि रिटन इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर एक्सप्लेनिंग ऑडिट क्राइटेरिया एंड प्रोसेस इज प्रेजेंट एट PP प्रिसीजन प्लान एज दिस हेल्प्स इंश्योरिंग audits are carried out on consistent basis and in a structured manner at all the PP departments। तो आपसे अगर दूसरे पॉइंट के बारे में पूछा गया, ये 2 पॉइंट दिए गए, तो सेकंड पॉइंट आपने कैसे डिफेंड करना होगा कि हाँ ये पॉइंट आपने लिखा है वो आपसे असल में पूछ रहा है कि व्हाई डिड यू थिंक दीज आंसर्स वर सूटेबल। तो पहला आंसर अगर आपने दे दिया, दूसरे आंसर के दौरान आप भूल गए कि दूसरा पॉइंट क्या था, आप
इंटरव्यूअर से अगेन बिला झिझक जो है ना आप पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट, आई डिड नॉट हियर इट प्रॉपर्ली, मुझे समझ नहीं है, आपको दोबारा रिपीट करके देगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए ना इन दोनों में से, तो आप उसे कह सकते हैं कि प्लीज़ काइंडली टेल मी दिस पॉइंट अगेन, कैन यू प्लीज़ रिपीट दिस पॉइंट अगेन फॉर मी, आई डिड नॉट कैच इट प्रॉपरली, कि मुझे ठीक तरह सुनाई नहीं दिया ये, ठीक है। तो अभी सेकंड पॉइंट आपने इस तरह कहना कि हाँ इन द सिनारियो देयर वाज अ वेल रिटन ऑडिट प्रोसीजर as well as criteria mentioned completely, so it will help all the workers to understand the audit process in a comprehensive way, as these shows that these audits were later shared with workers in all departments. तो ये इसी तरह आपने कहना कि हाँ ये ऑडिट्स का प्रोसीजर कम्प्लीटली वेल रिटन था अच्छी तरीके से, तो बाकी लोग भी इसको ऑल द डिपार्टमेंट जो है ना अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि उनकी ऑडिट फाइंडिंग्स बाद में शेयर की जाती थी सारे वर्करों के साथ, और इस पर बात होती थी, कमी बेशिया ऑब्जर्वेशंस और एनसीज जो है ना रेज होती थी, और इसी तरह जो वीकनेसेस थी हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग उस पर काम किया जाता था। फिर ये चीज़ जो है ना ऑलरेडी मेंशन है सिनारी में, आपने पढ़ा होगा। तो आपने इसको इसी तरह डिपेंड करने के, दैट्स वाई आई हैव चोजन दिस पॉइंट, आई हैव रिटन दिस पॉइंट because we have observed in the scenario that the audit process was well written and also it was conducted on consistent on regular basis, that's why in all departments, that's why I have written this point. ये था आपका टास्क 3 के हवाले से। आप अगर आपसे टास्क 3 में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरीके से होगा, आपके टास्क में से जो है ना 2 पॉइंट्स निकाले जाएंगे जो आपने लिखे हैं, आपके अपने लिखे हुए पॉइंट जो है ना वो आपको बताएगा कि ये आपने क्यों लिखे हैं, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये भी एक इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है जैसे यहाँ पे लिखा है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, ठीक है। आप शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हो कि हाँ मैंने ये इसी वजह से लिखा है क्योंकि सिनारियो में ये था, इसकी ये अहमियत है, ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हो। आते हैं अब टास्क 4 की तरफ। लेट मी चेक इफ इट इज़ प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, ओके। तो टास्क 4 में अगर आपसे पूछा जाएगा तो टास्क 4 में से अगर पूछा जाएगा तो वो ये होगा, ठीक है, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टास्क था जॉब फैक्टर्स के वाले से, व्हाट जॉब फैक्टर्स नेगेटिवली इन्फ्लुएंस बिहेवियर एट वर्क कंट्रीब्यूटिंग टू द अप्रेंटिस इल हेल्थ सिम्टम्स, के जैसे आपको पता है कि जो नया अप्रेंटिस था, नया एक वर्कर था, वो आया था, तो कैसे किन जॉब फैक्टर्स ने उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया, अपने एयर डिपेंडर जो है ना रिमूव करने के लिए उसको किन किन चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया, जॉब फैक्टर्स जो थे उसकी जॉब के हवाले से जो जो चीज़ें थी, जॉब फैक्टर्स था, तो वो कौन कौन से थे। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा और यहाँ पे आपके आपने लिखे होंगे, फॉर एग्जांपल ये जॉब फैक्टर यहाँ पे नो मेंशन है, आई थिंक 6 या 7 नंबर का टास्क है। तो ये जॉब फैक्टर्स है, ऑलरेडी ये आपने अपने आंसर शीट में जो है ना 6, 7, 8 जितने भी पॉइंट लिखे हैं, तो ये इसी से आपसे अभी क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर, कैसे कि वन ऑफ द आंसर्स यू गिव। अभी आपके टास्क 4 में से जो है ना ये जॉब फैक्टर में से कोई भी एक पॉइंट वो ले सकता है, यहाँ से एक पॉइंट आपके लिए उठाएगा, ठीक है, ये कोई भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। पहले आपका एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं कि द अप्रेंटिस इज कैरिंग आउट नॉइजी मैन्युफैक्चरिंग टास्क, कि वो एक काम कर रहे हैं, नॉइजी मैन्युफैक्चरिंग टास्क है, मतलब ये है कि काम के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। ऑपरेटिंग एन ओल्ड पावर प्रेस मशीन, पावर प्रेस मशीन जो है ना जिसे पेन बनाए जाते हैं उस वहाँ पे इन एन इन्वायरमेंट वेयर द साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स आर मिसिंग, कि जहाँ पे साउंड जो है ना एब्जॉर्बिंग पैनल जो है ना जो लगाए गए थे पहले वो मिसिंग है, यानी साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए कोई तरीक़ेकार नहीं है। सो इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज नॉइज एक्सपोजर टू द वर्कर एंड इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू हेडेक्स एंड बजिंग इन हिज ईयर्स। इसी वजह से उसके कानों में जो बजिंग और सर में दर्द शुरू हो गया था। तो आपने लिखा था कि ये भी जॉब फैक्टर है कि नॉइजी मैन्युफैक्चरिंग टास्क था, जो टास्क था उसको दिया गया था वो बहुत ही ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट में था। तो ये जॉब फैक्टर जो है ना इसी वजह से उसका बिहेवियर जो है ना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। तो ये भी एक जॉब फैक्टर था। तो अभी आपसे अगर फॉर एग्जांपल ये टास्क यहाँ पे तीसरा पॉइंट किसी की
एग्जाम्पल के तौर पर तीसरा पॉइंट है हमने, या आपको तीसरा, पहला, दूसरा कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बाद पहले आपको अपना पॉइंट सुनाया जाएगा कि आपने ये पॉइंट लिखा है। कैन यू एक्सप्लेन वाई यू चूज दिस आंसर। फिर आपको बताएगा कि आपने ये आंसर क्यों लिखा है, क्यों ज़रूरी था, ठीक है। तो तो आपने सिर्फ इसी को डिफाइन करना है। मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल आसान है कि हाँ, वी कैन सी दैट द वर्कर और द न्यू अप्रेंटिस वाज वर्किंग in a noisy environment, and the task he was doing on the power press was also seems to be of high risk, और इसी वजह से जो है ना, then the worker had to remove his ear dependers because it was not properly fitting on his head. That's why it was one of the job factor I have mentioned, that is the noisy manufacturing task. या फिर कोई भी आप इसको बता सकते हैं कि इस तरीके से कि मैंने इसी वजह से लिखा, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दिस पॉइंट इन माय आंसर। तो इसी तरह आप उसको जो है ना आंसर दे सकते हैं इसके हवाले से, ठीक है। कि मैंने, आपने नहीं लिखा है पॉइंट ना, सिर्फ आपने ये बताना है क्यों लिखा है, इसको डिपेंड करना है। उनको पता चले कि हाँ, ये चीज़ आपने लिखी है, ठीक है, और आप इसको डिपेंड करें, खुद लिखी है आपने, ठीक है, किसी और से कॉपी पेस्ट नहीं, किसी और से सॉल्व नहीं कराया, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट होगा आपसे। वर्क इन्वायरमेंट ऑफ द अप्रेंटिस इज़ पुअरली कंट्रोल एंड नॉइजी, ये भी पूछ सकते हैं। हैवी मशीनरी विच इज़ मैनुअली ऑपरेटेड, पावर फ्रेस, ये भी हो सकता है। जॉब फैक्टर, ये भी हो सकता है। तो आपसे जो जो पूछा जाएगा आपने उसी हिसाब से जो आंसर देना होगा कि हाँ, मैंने ये पॉइंट लिखा है, सिनारियो में इस तरह था, ये चीज़ हो रही थी, और इस चीज़ का ये फ़ायदा है, नुकसान है, ये वर्कर के बिहेवियर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा था ये चीज़, तो इसी वजह से मैंने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टास्क 5 की तरफ। टास्क 5 में भी आपको पता होगा, सेम जो है ना, 2 पॉइंट्स आपसे जो है ना पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट जो है ना, हाउ, ये वाव नहीं है, हाउ है, हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कम्युनिकेशंस विद द अप्रेंटिस कुड बी इम्प्रूव। के जो अप्रेंटिस था वो बेचारा जब नया आया था, उसको इंडक्शन ठीक तरीके से नहीं मिली थी, वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था, उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना कमज़ोर थी। तो वीक कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उसने ना प्रॉपर इंडक्शन सही तरीके से हासिल की, और ना ही उसने जो है ना सही PPEs जो है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको ईयर डिपेंडर दिया गया था, वो चूज़ कर पा रहा था, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन गैप था उसके और मैनेजमेंट के जो सुपरवाइज़र था उसके दरमियान, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है। ये आपसे टास्क 5 में जो है ना कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट के हवाले से टास्क था ये। तो अभी इंटरव्यूअर यहाँ पे क्या करेगा कि टास्क 5 में से आपसे पहले कहेगा कि आपसे कहेगा कि इस टास्क 5 में आपने 2 पॉइंट्स ये लिखे थे, ठीक है। आपके टास्क 5 में से जो है ना 15 पॉइंट से आपने 10 लिखे, जितने भी लिखे, उनमें से आपको 2 पॉइंट्स निकाल के वो बताएगा कि ये पॉइंट आपने लिखा था, फॉर एग्जांपल 2 लिखा था, और 3 ये लिखा था, 2 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी का वैसे एग्जांपल के तौर पर डालिए, ठीक है। और आपका अपना पेपर होगा, आपके अपने पेपर से जो है ना 2 पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो फिर आपको वही बताएगा कि वाई डिड यू प्रायोरिटाइज दीज आंसर्स, कि आपने ये 2 पॉइंट जो लिखे हैं ना, फॉर आपसे पूरे पॉइंट्स नहीं पूछेंगे, आपसे सिर्फ आपके सॉल्व पेपर में से जो है ना टास्क 5 में इसमें 2 पॉइंट्स निकालेंगे। एक पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है, या ये 4-5 भी हो सकते हैं, 6वां 7वां भी हो सकता है, जो भी है, सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको निकाल के दे देगा। फिर आपको बताएगा कि आपने इन पॉइंट्स को क्यों तरजीह दी लिखने की, मतलब ये है कि ये 2 पॉइंट्स क्यों ज़रूरी थे, ये क्यों इम्पोर्टेंट थे, आपने क्यों लिखे हैं। सिंपल आपने उनको यही चीज़ें डिफाइन करने अपना आंसर। अगर आपको कहे कि हेल्थ एंड सेफ्टी कम्युनिकेशन इम्प्रूव की जा सकती है स्लोइंग डाउन एंड स्ट्रक्चरिंग द इंडक्शन, की इंडक्शन प्रोसेस बहुत जल्दी में कराया गया था, उसको स्लो किया जाए और उसको स्ट्रक्चर दी जाए, प्रॉपर तरीके से इंडक्शन नहीं हुई थी ना। तो अगर इसको इंडक्शन प्रोसेस को स्लो किया जाए और प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको किया जाए, तो इससे जो है ना कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकती है। As a scenario shows, the apprentice found the information confusing and missed key details in training as having ear protection on. और साथ में उसको ये भी था कि
उसके एयर डिफेंडर जो थे वो पहनाए गए थे, उसी के अंदर जो है उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी। मतलब वो ठीक तरीके से कुछ सुन पा ही नहीं रहा था, और इसी दौरान ही उसको जो है ना इंडक्शन दी जा रही थी, जो प्रॉपर सी नहीं सुन भी रहा था, ठीक है। मतलब है कि वो प्रॉपर तरीके से ना सुन रहा था और ना समझ रहा था, फिर भी उसको इंडक्शन ट्रेनिंग कराई गई। उसके कानों के ऊपर जो है ना ईयर डिफेंडर्स लगाए गए थे। तो ये चीज़ है कि उसको जो है ना ये प्रॉपर तरीके से अगर इंडक्शन ट्रेनिंग होती तो आपने इसको डिफेंड कैसे करना है कि एज वी सॉ इन द सिनेरियो, द वर्कर or the new apprentice was having his ear defenders on his ears, and then the whole process of induction was rushed and quick by the supervisor. The worker did not understand the information properly and he felt confusing at that time. That's why I have mentioned this point. If we slow down the induction and make it properly structured, then we can improve communication. आपने इसी तरह आंसर देना है कि अगर हम ये करें तो इस चीज़ से कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकती है। दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये चौथा पॉइंट लेते हैं, आपसे चौथे के बारे में पूछा है कि इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन कुड बी रीइंफोर्स्ड बाय यूजिंग रिटन और विजुअल एड्स सच एज diagrams or simple instructions near the forward press instead of relying only on verbal explanation in a noisy area. दूसरी बात ये कि आपने ये पॉइंट भी लिखा है, वो आपको बताएगा कि ये लिखा था, ये क्यों लिखा था, क्यों ज़रूरी था कि रिटन और विजुअल एड्स जो है ना, जैसे कोई आप वहाँ पे अगर पावर प्रेस मशीन के साथ कोई वो लगाए, पोस्टर लगाए, विजुअल एड्स लगाए कि आपने ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है, विजुअल साइन जो है ना डेमोन्स्ट्रेशंस वो लगाए, तो उससे भी उसकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकती है कि आपने जो एयर डिपेंडर्स का जो था साइन था वो लगाए कि मस्ट पहनने हैं, या सिंपल इंस्ट्रक्शन जो है ना पोस्टर लगाए, कुछ इंस्ट्रक्शन एक दो जुमले के इंस्ट्रक्शन लगाए, वहाँ पे उनका कोई पिक्चर लगाए कि आपने ये चीज़ मस्ट करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो इससे भी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। तो आपने सेम यही बताना है कि बिकॉज विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स एंड रिटन कम्युनिकेशंस और डायग्राम्स वी कैन इम्प्रूव द वर्कर कम्युनिकेशन with the machinery on the work site as well as with the management. They can improve their communication. That's why I have mentioned this point. ये आपने लिखना है, ठीक है, यानी उसको बोलना है इंटरव्यूअर को, यानी डिपेंड करना है पॉइंट। तो ये दो पॉइंट्स होंगे इसमें। नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। टास्क 6 में ए जो है ना ए पार्ट इसी में पूछा जाएगा, बी पार्ट में जो है ना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे टास्क 6 ए का जो पार्ट है ये है कि रिकग्नाइजिंग चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट के जो चेंजेस हो रही थी वहाँ पे एक न्यू जो है ना साथ में एक नई बिल्डिंग बना रहे थे, प्रिसीजन प्लांट्स वो एक्सपेंड कर रही थी अपनी ऑपरेशंस को। तो उसमें ये था कि यू नीड टू कंसिडर द प्लांट एक्सपेंशन ऑफ पीपी एंड स्पेसिफाई व्हाट चेंजेस वुड अकर दैट मे हैव रिक्वायर्ड मैनेजमेंट ऑफ चेंज कंट्रोल्स के कौन कौन से जो है ना चेंजेस हो रहे थे जिसमें एमओसी जो है मैनेजमेंट ऑफ चेंज कंट्रोल जो है ना वो लाजमी है मैनेजमेंट के लिए कि वो इंट्रोड्यूस कराए। तो कौन कौन सी चेंजेस थी जिनकी वजह से मैनेजमेंट ऑफ चेंज कंट्रोल्स का जो है ना कंसिडर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं आपके पेपर में से आपको इंटरव्यू जो है ना 2 ऑफ द आंसर्स यू गिव वर आपसे पहले पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि ये टास्क था, इसमें से आपसे ये चीज़ मांगी गई थी और आपने 2 पॉइंट्स ये लिखे हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स ये दो भी हो सकते हैं, फर्स्ट 2, ठीक है, और 3 4 भी हो सकते हैं, फर्स्ट एंड 3 भी हो सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट जो है ना, पहला दूसरा तीसरा, इनमें से कोई भी टिल आपने जो जितने भी लिखे हैं 8 7 10 जितने लिखे हैं, तो उनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आपको निकाल के वो देगा। फॉर एग्जांपल उसके एक ये पॉइंट आपको बताया गया या फिर ये दूसरा पॉइंट आपको ये बताया गया कि एक नई कंस्ट्रक्शन हो रही थी फैक्ट्री की, डिरेलिक्ट साइट जो है ना वो उनकी बैंडेंड साइट थी, वैसी खाली पड़ी थी, ठीक है, और वहाँ पे टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होगी और साथ में से हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी इफ़ेक्ट होगी और साथ में एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स भी होंगे। तो और दूसरे पॉइंट में बताया कि एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, वो आएंगे और साथ में अगर उनका काम होगा तो उनके काम से न्यू रिस्क और हैजर्ड्स भी आएंगे, ठीक है।
तो इसी वजह से मैनेजमेंट ऑफ चेंज कंट्रोल जो है ना उनका कंसिडर करना, उनको इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। तो आपसे फिर इंटरव्यूअर पूछेगा कि कैन यू एक्सप्लेन वाई यू चूज़ दीज आंसर्स, कि आपने ये 2 आंसर्स क्यों लिखे हैं। सारा का सारा खेल ही मैंने बताया कि ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूअर को ये बावर कराना है, आपने उनको ये चीज़ कंफर्म करानी है कि ये जो आंसर है आपने खुद लिखे, आपने डिपेंड करना है अपने आंसर को। तो अगर चाहे तो आप इस तरह डिफेंड कर सकते, आई हैव रिटन दिस पॉइंट बिकॉज वी सी दैट देयर इज़ a new construction site to be built and constructed. So with the construction of this new site, there will be a lot of changes in the work site, hazards and risks, as well as there will be vehicle movement, there will be changes in layout, so there will be changes in the routes that all the worker would need to follow. There will be changes in the structure and the we can say hierarchy of controls, all the things. तो इसी वजह से जो है ना आप उनको ये कहेंगे that's why I have mentioned this point, because with the construction of new factory building, so the current health and safety standards cannot cover this, so that's why we need to इंट्रोड्यूस मैनेजमेंट ऑफ चेंज कंट्रोल्स। ठीक है, सेकंड ये है कि एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसको भी आप इस तरह कवर कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड मैनेजमेंट ऑफ चेंज कंट्रोल because there's significant change by bringing external contractors to the work site. So the new contractors will introduce new risks and hazards to the area. So the company current workers and workforce is not familiar with these hazards brought by the new contractors. So we need to introduce management of change control. That's why I mentioned this point. तो आपने इसी तरह इसको डिपेंड करना है। ठीक है, फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टाइम कितना हो गया है, ज़्यादा तो नहीं लिया, तो दिस इज 27 मिनट्स, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है। सिंपल टास्क नंबर 7 जो है ना, इसमें भी आपसे क्या पूछा जाएगा टास्क 7 में से, हाउ द टेक्निकल प्रोसीजरल एंड बिहेवियरल कंट्रोल्स फेल टू प्रिवेंट द इल हेल्थ इंसिडेंट फॉर द अप्रेंटिस। के जो बिहेवियरल, टेक्निकल और प्रोसीजरल कंट्रोल्स जो है ना, वो कैसे फेल हो गई नए जो अप्रेंटिस वर्कर को इल हेल्थ से बचाने में। ठीक है, तो वो कैसे सारे फेल हो गए। ठीक है, तो इसके लिए आपने कितने फॉन्ट्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 8, 10, 12, 13 जितने फॉन्ट लिखे हैं, तो इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा इस टास्क में से, वन ऑफ द आंसर्स यू गिव वाज, कि आपके अपने आंसर में से, आपने जो पेपर किया है उसमें से जो है ना, वो आपसे पूछेगा कि एक आंसर, एक पॉइंट आपने ये लिखा था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वाई डिड यू प्रायोरिटाइज दिस आंसर, वो आपसे ये कहेगा कि आपने इस आंसर को तरजीह क्यों दिया, आपने इस पॉइंट को क्यों लिखा। ठीक है, यही बात है। सेम जो है ना, द मैन्युफैक्चरिंग एरिया वॉज एक्सट्रीमली नॉइजी। ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपसे इसी तरह आपके पेपर में से ये पॉइंट भी उठा सकता है, ये पॉइंट भी उठा सकता है, ये पॉइंट जो है ना, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी उठा सकते हैं। ठीक है, और उसी को आपने, मैंने बताना ये है कि आपने पेपर की तैयारी तो की होगी इंटरव्यू के लिए, तो उसी को जो है ना, उसी जो पॉइंट आपको दिया जाएगा आपने उसी के हिसाब से जो है ना आंसर देना होगा, उस पॉइंट को जो है ना डिफेंड करना होगा। इनकेस मैं इसलिए ये ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर फर्स्ट पॉइंट पूछे आपसे, द मैन्युफैक्चरिंग एरिया वॉज एक्सट्रीमली नॉइजी बिकॉज सेवरल sound absorbing panels were missing from the ceiling which allowed noise to travel freely. This shows a failure of technical control as the workplace environment was not adequately designed to reduce noise exposure at source. तो ये बताया गया आपको कि यहाँ पे फेल्योर दिखाया गया है, टेक्निकल कंट्रोल जो थे, जो साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स थे वो मिसिंग थे, वहाँ पे थे नहीं, तो इसी वजह से आवाज़ जो है ना प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी, तो नॉइस इंटेंसिटी ज़्यादा इसी वजह से भी थी कि सीलिंग पे, वहाँ पे जो लटकाए जाते हैं एब्जॉर्बिंग पैनल्स जो हैं वो थे नहीं, तो इसी वजह से जो है ना साउंड फ्रीली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो ये शो कर रहा है कि ये टेक्निकल कंट्रोल्स का फेल्यूर है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये पॉइंट लिखा है, क्योंकि वी हैव ऑब्जर्व्ड इन सिनेरियो दैट
there were missing sound absorbing panels, so that's why the sound intensity was increased, the sound level was the noise level was excessive, that's why it is a टेक्निकल कंट्रोल फेलियर। ठीक है, तो आपने एक के आंसर इसी तरह आंसर जो भी आपको पॉइंट है कि ऑल द मैनुअली ऑपरेटेड द, तो ये टेक्निकल कंट्रोल का फेलियर है, टेक्निकल है, साथ में प्रोसीजरल कंट्रोल है या फिर बिहेवियरल कंट्रोल फेलियर है। तो किस तरह से आपने उनको सिनारियो से रिलेट करके जो है ना उनको चीज़ बतानी है, तो वो जो पॉइंट पूछिए उसी पॉइंट के हिसाब से जो है ना आपने आंसर देना होगा, डिपेंड करना होगा अपना पॉइंट। लास्ट बात है जल्दी से, व्हाट वाज 8 यू वर आस्क्ड, आपसे अगर 8 में ये है कि आपसे सिर्फ 3 टास्क में से जो है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 3 पहला तो छोड़ के नहीं 3 4 5 6 7 8, ये 3 से लेकर 8 तक कोई भी 3 टास्क में से आपसे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपने तैयारी करनी है। तो 3 से लेकर 8 तक जो है जितने भी टास्क है इनमें से सिर्फ आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे, वो 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी, या 5 6 7 भी, जो है वो इंटरव्यू के मूड पे, इंटरव्यूअर जो है ना उसके मूड पे डिपेंड कर रहा है। तो टास्क 8 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह होगा कि फॉर टास्क 8 यू वर आस्क्ड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिव्यू फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट्स, के जो ऑडिट के जो फाइंडिंग्स है, ऑडिट का जो रिज़ल्ट आता है, जो रिपोर्ट बनती है उसमें जो फाइंडिंग्स निकाली जाती है, तो ये कह रहा है कि उनका जो है रिव्यू करना, उसको दोबारा से रिव्यू करना क्यों ज़रूरी होता है, उसको एनालाइज करके रिव्यू करना क्यों ज़रूरी होता है। तो आपने इस हवाले से जो लिखी होगी, फॉर एग्जांपल 10 8 7 जितने भी पॉइंट लिखे हैं, तो उसमें से एक पॉइंट वो उठाएगा आपसे पूछने के लिए कि वन ऑफ द आंसर्स यू गिव वाज चूज एन एग्जांपल फ्रॉम लर्नर आंसर, के लर्नर के यानी आपके पेपर में से इस टास्क में से जो है ना एक पॉइंट जो है ना फॉर एग्जांपल ये उठाया। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना आपको अगर इस तरह बताया है तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा वाई डिड यू थिंक दिस वॉज सूटेबल, कि आंसर ये जो आपने लिखा है ये क्यों सूटेबल था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये आंसर आपसे इस पॉइंट के बारे में आपसे पूछा है तो आपने इसी तरह आंसर देना हो कि द रिव्यू ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग विल बी इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई वीकनेसेस इन एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स। तो आप इसको ये बता सकते हैं कि एज वी सी दैट इंटरनल ऑडिट्स हेल्प्स the organization to identify their weaknesses in current or existing control measures. So with the help of internal audits, organization can find out their weaknesses as well as failures and then establish corrective measures in future, so it will improve their health and safety standards. That's why I have mentioned this point. अगर आपसे दूसरे के पॉइंट के बारे में पूछा गया कि corrective actions, prioritize corrective actions along put in place effective control measures, कि जो उनकी जो corrective actions है उनको prioritize किया जाएगा इंटरनल ऑडिट के ज़रिए, यानी जहाँ पे यानी जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क एरियाज़ है उसको तरजीह दी जाएगी, जो हैज़र्ड्स सबसे ज़्यादा रिस्क वाले हैं, जो हैज़र्ड्स वर्क प्लेस में उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, और जो कम रिस्क वाले हैज़र्ड्स हैं उनको इस कम तरजीह दी जाएगी। तो आपने कहना है कि इट विल हेल्प टू इफ़ेक्टिवली कंसिडर हाई रिस्क हैज़र्ड्स इफ़ेक्टिवली। इन दिस रिगार्ड वी कैन फाइंड द इंटरनल ऑडिट्स वेरी हेल्पफुल, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दिस। आपने अगर ये पॉइंट, जो भी पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट वाला क्या है, मेंटेन्स कॉन्फिडेंस इन इट्स हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स, कि हाँ इंटरनल ऑडिट्स इज़ अ वे ऑफ enforcing safety arrangements in a proper way, it will boost and retain the confidence of the workers in the current management system as it shows that system are monitored regularly. ठीक है, तो ये है कि आपने इसी तरीके से जो है ना कि इससे जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे वर्कर्स का भरोसा जो है ना वो ज़्यादा होगा, वो मज़ीद जो है ना सेफ्टी को फॉलो करेंगे इंटरनल ऑडिट के ज़रिए। दैट्स वाई वी नीड टू रिव्यू द ऑडिट फाइंडिंग्स। तो ये था आपका क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से आपकी तैयारी। आपने क्या करना है, सिनारियो ठीक तरह से पढ़ना है, और साथ में जो है ना आपकी सिनारियो के साथ साथ आपका जो आंसर है, आंसर पेपर, वो टास्क 3 से लेकर टास्क 8 तक, 9 से भी कोई टास्क
पहले टास्क से भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सेकंड से भी नहीं होगा, और लास्ट का जो है ना टास्क 9 जो है ना, इससे भी आपका कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, तो गाइस डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का जो है ना इंटरव्यू की तैयारी इस वीडियो में आपको पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ यू कैन जस्ट गेट ऑन योर पेपर और आप तैयारी कर ले, आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह होगा। तो ये थी, इस हवाले से आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल गई। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, आई एम क्लोजिंग दिस आउट, पीस आउट।